जयराम के सामने जयराम जी के साथियों ने मोती भाई के साथ मारपीट कर दी, थप्पड़ चला दिया। तो आपको लड़ना है दादा तो हुसैनाबाद चले जाइए। हुसैनाबाद? हाँ पहली बार आपको बता रहे हैं, आज तक किसी को नहीं बताया। कौन, जयराम जी बोले हैं? हाँ क्या आप हुसैनाबाद पलामू चले जाइए। बोले कि मैं हजारीबाग का रहने वाला आदमी हुसैनाबाद क्यों लड़ने जाऊं। आजसू में आने के बाद सुदेश महतो के तारीफों की पुल बांध रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं। सुन लीजिए, ये सच्चाई है ना, सिल्ली में स्टेडियम सुन है। लीजिए, बिल्कुल है कि ये जो आजसू में आने के बाद बोल रहे हैं, आप जब जिस पार्टी में थे या दूसरी पार्टी में थे या किसी पार्टी में नहीं थे, उस समय आप किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में आके इन बातों को बोलते, तब हम मानते हैं आपको कि नहीं जेन्युइन आप तारीफ कर रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जयराम भाई इंटरव्यू दे रहे थे, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि देवेंद्र भाई आ रहे हैं, तो जयराम भाई के बगल में एक दूसरी कुर्सी रखी हुई थी, उस कुर्सी को हटा दिया गया ताकि वहां पर देवेंद्र भाई आकर के ना बैठे। आप चुनाव लड़े, आपको वोट नोटा से भी कम मिला, उसके बाद अचानक गायब कहाँ हो गए थे यार? लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैं कहीं गायब नहीं था, लेकिन कहीं दिख भी तो नहीं रहे थे कि किसी भी तरीके से कोई 8 में दूसरा प्रत्याशी नहीं जीतना चाहिए। अच्छा, जीते तो सिर्फ हम, सिर्फ जयराम महतो जीते, बाकी कोई नहीं जीते। हाँ लोकसभा चुनाव लड़े, भले निर्दलीय लड़े, लेकिन सब कह लीजिए कि वो एक संगठन से ही आपने चुनाव लड़ा और काफी आपको वोट भी मिला, 1,60,000 वोट लेकर आए। जयराम महतो की वजह से ही संजय मेहता थे। संजय मेहता को अपनी औकात, अपनी पहचान की पता चल गई है विधानसभा चुनाव में, जब आपको 800 के करीब वोट मिला। तो हुआ क्या कि जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो नॉमिनेशन में मेरे भाई आए और उसके बाद पूरे चुनाव प्रचार में वो नहीं आए। तो हमने इसका कारण पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि वो एक बड़े नेता के संपर्क में थे। कौन से नेता के संपर्क में थे? इसका नाम नहीं बताएंगे। ये किस पार्टी के? केंद्रीय पार्टी के, क्षेत्रीय? अभी केंद्र में सत्ता है। बीजेपी पार्टी के नेता के संपर्क में है। ये भी केसेस, या जो अभी जेल कैंप पार्टी है और आजसू पार्टी, दोनों का जो वोट बैंक है कुर्मी समुदाय ही है। तो जयराम महतो के आने से, क्योंकि अब वो विधायक भी बन चुके हैं, तो वो जो वोट बैंक है कुर्मी समुदाय का, वो आजसू का वोट बैंक शिफ्ट हो गया है कहाँ? आप समझ लीजिए कि जेल कैंप में। तभी तो रामगढ़ से जो चुनाव लड़े पनेश्वर महतो को मिलता है 70,000 वोट। कहाँ से वोट मिला? वो कुर्मी बहुल इलाका में ही वोट मिला। और अगर संजय मेहता झूठ बोल रहा है तो इस पर एक इंक्वायरी कर लिया जाए कि जो उनके आसपास के लोग हैं और जो खुद हैं, उनकी किनसे बातचीत हुई है, किनसे कब हुआ है, कब किस होटल में मीटिंग हुई है, किस बात को लेकर के मीटिंग हुई है, क्यों हुई है, कब स्कॉर्पियो व्हाइट वाला कहाँ घुसता था, किससे मीटिंग करते थे, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं अलग इसलिए हुआ क्योंकि वो व्यक्ति केंद्रित हो गया, वो कंपनियों से सेटिंगबाजी करने लगे। आपके मित्र रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, अभी भी जयराम जी के साथ में हैं, उनकी पार्टी में हैं। मनोज यादव आपके मित्र रहे हैं, वो भी उनकी पार्टी में हैं। उनका भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि उस पार्टी को आप बहुत ही करीब से जानते हैं कि उनका ये मॉल है, उनका वो मॉल है, उनका सिंगापुर में घर है। ये एक झूठ है। झूठ तो साहब आप ही लोगों ने अपने मंचों से फैलाया है, अगर देखा जाए तो भाषणों से। आप सोचिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के, उनको रांची में रेंट पे घर लेकर के रहना पड़ेगा। सुदेशी के बारे में गलत धारणा फैलाएगी राज्य के अंदर। उनका बच्चा सिंगापुर में पढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। अरे भैया, कभी आ करके देखिए, उनका बच्चा यहीं रांची में डीपीएस में पढ़ता है। जेल कैंप का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने एक सीट भी निकाली, केंद्रीय अध्यक्ष चुनाव जीते भी। उसके बाद आजसू पार्टी को ले डूबे, बीजेपी की लुटिया डुबो दी। अब फिर आजसू पार्टी में आप शामिल हुए हैं और आजसू पार्टी का भविष्य लोग खतरे में बता रहे हैं कि अभी 2024 में ये हश्र हुआ तो 2029 में क्या हश्र होने वाला है। पूरी भूमिका बनाएगी कि कैसे भी देवेंद्र भाई ना लड़े। तो लगातार वो किसी और नेता से संपर्क में थे, वो नेता कहीं और चले गए, तो चूंकि कैंडिडेट नहीं था तो अंततः वहां देवेंद्र भाई को देना पड़ा। संजय जी, आजसू पार्टी तो आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन जयराम के समर्थक लगातार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना में डील हुआ है। हमारे साथ JBKSS के संजय मेहता हैं, माफ़ कीजिएगा आजसू पार्टी के संजय मेहता जी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों संजय जी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। जयराम महतो की पार्टी को छोड़कर अपना पार्टी बनाए थे जिसका नाम JBKSS रखे थे। उसके बाद 2 सीट पर विधानसभा के चुनाव में नामांकन पर्चा भरे थे, लेकिन ऐन वक्त पे जो है बड़का गांव से जो है इन्होंने अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया और मांडू से चुनाव लड़े। और मांडू से चुनाव लड़ने पर संजय जी को नोटा से भी कम वोट प्राप्त हुआ। लेकिन लोकसभा में जब जयराम महतो के साथ थे तो लगभग 1,60,000 वोट आया था। कितना? 1,60,000 वोट। अब आजसू पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मंचों से लगातार जयराम महतो को
और तमाम जो अन्य पार्टियां हैं उनको जो है लताड़ रहे हैं, लेकिन कायदे से। बातचीत करते हैं कि ऐसी क्या वजह रही कि इनको आजसू पार्टी ज्वाइन करना पड़ा और चुनाव के बाद लगभग 2 महीने तक कहाँ गायब थे। संजय जी, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। जोहार, और आपके तमाम दर्शकों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती के दिन में आज आप हमारे पास पहुँचे हैं और सरस्वती से संबंधित आपका काम भी है, तो आप लोग बहुत आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप चुनाव लड़े, आपको वोट नोटा से भी कम मिला, उसके बाद अचानक गायब कहाँ हो गए थे यार? लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैं कहीं गायब नहीं था, लेकिन कहीं दिख भी तो नहीं रहे थे। देखिए क्या होता है कि जब आप अपने किसी संघर्ष के सफ़र में होते हैं और उसमें तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको चिंतन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, आपको रुक कर ठहर कर सोचना पड़ता है कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। तो मैं चिंतन मुद्रा में था, अपने साथियों के संग, अपने लोगों के संग, अपने शुभचिंतकों के संग विचार विमर्श कर रहा था, सोच विचार कर रहा था। इसी में ये 2 माह का वक्त निकला। संजय जी, आजसू पार्टी तो आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन जयराम के समर्थक लगातार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना में डील हुआ है। आज तो माँ सरस्वती का दिन है और संजय मेहता एक ऐसा शख्स है कि अपने ज़मीर और ईमान से कोई समझौता नहीं करता है। अगर अपने ज़मीर, अपने ईमान और अपने स्वाभिमान से समझौता करना होता तो संजय मेहता जेल के में ही अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर कहीं से चुनाव लड़ रहा होता। आप जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों का शोषण होता है, किस तरीके से अपमानित किया जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जेल के में लोगों का शोषण होता है, अपमानित किया जाता है? अपमान का तो आपने देख ही लिया, तमाम तरह के। आज हमारे देखिए देवेंद्र भाई कितने परेशान हैं, वहाँ पे मोती भाई हैं कितने परेशान हैं। आज आपके कैमरे के सामने मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी बताइए। एक बार की बात है, हम लोग तोपचाची के इलाके में थे, बैठक चल रही थी, पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जा रहा था। ठीक है। मोती भाई गंभीर आदमी हैं, कागज़ों पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कामकाज वो संभालते थे संगठन का। जयराम के सामने उनके कुछ साथियों ने, जयराम जी के साथियों ने मोती भाई के साथ मारपीट कर दी, थप्पड़ चला दिया। सही में? अगर ये बात झूठ निकल गई तो संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा। ये बात आप भौकाल टीवी पे एक्सक्लूसिव ऑन कैमरा कह रहे हैं? पहली बार इस बात का मैं खुलासा कर रहा हूँ। जयराम महतो के जो इर्द गिर्द घूमते हैं, उन्होंने चाणक्य कहे जाने वाले मोतीलाल महतो को मारपीट कर दिया, थप्पड़ चला दिया, उनका कॉलर पकड़ लिया, उनको धकेल दिया। बाद में मैं उठा, जयराम भाई भी उठे, फिर हम लोगों ने उनको बचाया। तो जयराम जी मना नहीं किए? नहीं, बिल्कुल वो उठे वहाँ पर बचाने के लिए, हम लोगों ने सब मिल करके बचाया। लेकिन जो उनका बचाने का अंदाज था वो उसमें ऐसा लग रहा था कि एक सहमति थी कि ठीक है, मारा तो ठीक ही किया। अच्छा, जयराम जी की सहमति थी कि मारा तो ठीक ही किया। हाँ, और ये बात सच है, कई लोगों ने देखा था, कई लोग जानते हैं। मेरे पास कई ऐसे सच हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल ये है संजय दा कि आप जब पार्टी से इस्तीफा दिए थे उस समय आपने अनेकों इंटरव्यू किया, लेकिन इन सब बातों का खुलासा उस समय क्यों नहीं किया? आप जब आजसू पार्टी ज्वाइन कर लिए उसके बाद क्यों कर रहे हैं? मेरी एक आदत है कि मैं जब कहीं पर बढ़ जाता हूँ आगे, तो जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि झारखंड को लेकर क्या विजन है, क्या सोच है, झारखंड के लिए क्या करना चाहते हैं, भविष्य में झारखंड को कहाँ देखना चाहते हैं, 2029 का झारखंड कैसा होना चाहिए, 2034 का झारखंड कैसा होना चाहिए, अगले नेक्स्ट 1 डिकेड का झारखंड कैसा होना चाहिए, क्या विजन है, आईटी इंडस्ट्री कैसे आएगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, एजुकेशन कैसे यहाँ पर लोगों को मिलेगा, गरीबी कैसे खत्म होगी, शिक्षा कैसे मिलेगा। इन सवालों पर अगर आप हमसे सवाल करेंगे तो मैं झारखंड के विजन पर बात करूँगा। लेकिन मैं नेगेटिविटी के एरा में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, इस कारण से मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे ऊपर इतने सारे आरोप प्रत्यारोप, इतने सारे अनर्गल बयानबाजी, इतनी सारी बातें, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तो मैं जब आजीज होकर परेशान हो गया तो मैंने सभी सवालों के जवाब अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर किस्तों में लिखना शुरू किया। अगर आप मेरे सोशल मीडिया को देखेंगे उस पर अगर कोई बढ़िया से अगर कोई एक आप डॉक्यूमेंट्री कर देंगे तो उस पर डॉक्यूमेंट्री पूरी बन जाएगी जी। मैंने पूरा सवाल जवाब लिखा है, जैसे हमने सवाल ही लिख दिया कि संजय मेहता दल बदलू आदमी है, तो उसका हमने जवाब लिखा नहीं, संजय मेहता दल बदलू आदमी नहीं है, संजय मेहता झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में था जो एक राजनीतिक दल नहीं था, और संजय मेहता ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति बनाया जो एक राजनीतिक दल नहीं था। ठीक है,
तो फिर संजय मेहता ने दल कहाँ से बदला? दल का तो नाम JLKM है, और उस दल का जब पंजीकरण हुआ उस वक्त मैं वहाँ था ही नहीं, छोड़ चुके थे जब तक। हाँ, तो फिर मुझे ये बताइए कि मैं ऑफिशियली किसी दल में हुआ? नहीं हुआ। तो अगर मैं दल में होता तो निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होता, इस बात को समझिए। दूसरी बात कि जो लोग कहते हैं कि संजय मेहता ने 4 राजनीतिक दल बदल दिया, नहीं, सच्चाई ये है कि संजय मेहता ने एक राजनीतिक दल को बदला। क्यों? क्योंकि जिस राजनीतिक दल से इससे पहले जुड़े हुए थे, उस राजनीतिक दल ने मुझे दिल्ली में कहा कि हम झारखंड में अपनी गतिविधियां फिलहाल नहीं करेंगे, और चूंकि मुझे अपना कामकाज झारखंड के लिए करना था, मेरी प्रतिबद्धता झारखंड को लेकर के थी, तो हमने झारखंडी राजनीतिक दल को चुना। तो अगर ऑफिशियली आप कहेंगे, आधिकारिक तौर पर ये कहेंगे, तो पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसे मैंने पूरे झारखंड में आधिकारिक तौर पर ज्वाइन किया है। ये सच्चाई है जी, ये सच्चाई है। लेकिन उसी बात पर आना चाहता हूं जिस बात को आपने जो है बातों बातों में कह दिया, कि मैं पहली बार खुलासा कर रहा हूं कि मोतीलाल महतो को जयराम महतो के सामने उनके इर्द गिर्द घूमने वाले उनके सहयोगियों ने जो है थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा, उनका कॉलर पकड़ लिया, उनको धकेल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। वास्तव में वो आदमी बहुत मेहनती आदमी है, संगठन में उन्होंने इस बात पे विवाद होने वाला है कल से, जो आप ये बयान दे रहे हैं। ये सच है, ये सच है। उनको कितना अपमानित किया गया है कौन नहीं जानता है। अच्छा, ये तो हो गया मोतीलाल की बात। उस दल के साथ उसका उस समय के जो है केंद्रीय अध्यक्ष या जो उसके जो मुख्य जो नेता थे जयराम महतो, उनके इर्द गिर्द आप रहे हैं, उनके साथ घूमे हैं, कई जो है मंचों को जो है साझा किया आपने, और उनके बारे में कुछ बताइए जो झारखंड की जनता नहीं जानती। मैं बताना चाहता हूँ, जयराम भाई हमेशा इस बात से थोड़ा अनसेफ फील करते हैं, क्योंकि आज सरस्वती का दिन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। माँ सरस्वती उनको खूब विद्या दे, खूब आगे बढ़े, झारखंड के लिए काम करे, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। तो हमेशा इस बात से असुरक्षित फील करते हैं। मुझे उनके आसपास के लोग बुलाते कि उनको इस बात का हमेशा डर है कि कोई दूसरा चेहरा संगठन में ना बढ़ जाए। तो हमने कहा कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, उनको बताते हैं। तो हमने उनको एक दिन रांची में एक होटल में बैठ करके हम लोगों ने बातचीत की। एकदम खोरठा में कहा कि देख, जब हम इन मंच से कहले ही हो कि जयराम बाबू जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, और तोरा हमने नेता मान ले हो संगठन में, तो तोरा घबराए का बात हो? तू ही नेता ही संगठन के, तू दूसर को कैसे आगे बढ़ जेते? तू अध्यक्ष ही बाकी, हाँ, लेकिन सेकेंड लाइन के नेता तैयार करो पर। तो ना दादा कोई ऐसा बात नहीं है। तो हमने सोचा कि इस कॉम्प्लेक्स से जयराम भाई को निकालना जरूरी है, नहीं तो इस कॉम्प्लेक्स में रहेंगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि इस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए झारखंड मांगे जयराम अभियान हमने लॉन्च करवाया। उस समय विवाद भी हुआ था जी। तो हम सोचे कि जब ये बात खुद संजय मेहता कह रहा होगा तो ये स्वीकार्यता आ जाएगी, ये डर भी खत्म हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाएगा। बट वारे उनके आसपास रहने वाले लोग, उन लोगों ने फिर से कान भर दिया, अरे नाय दादा क्या तो नो कहले हो झारखंड मांगे जयराम, लेकिन अभियानमा तो चल वह लॉन्च कर ले हो, से कुछ होकर हो तो बहाना। तो हमने कहा कि अब क्या कहा जाए। तो पूरा लोगों ने, हमारे ही साथियों ने, संगठन के ही साथियों ने ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया। नहीं ये कोई कैंपेन नहीं है, ये नहीं चलेगा। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कुछ कह रहे हैं। अब मेरे समझ तो दुविधा की उत्पन्न हो गई कि भाई संजय मेहता और जयराम भाई मिल करके पीसी कर रहे हैं, और इनके ही संगठन वाले लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलेगा। अब चूंकि क्या है कि पॉलिटिक्स है तो वहाँ पर कोई कैंपेन होनी चाहिए, कोई संगठन है तो इस तरह के अभियान चलने चाहिए, कार्यकर्ताओं को कुछ अपना टास्क मिलना चाहिए। तो मेरे पास जो अनुभव था, अपने कौशल विवेक से हमने उनको ये ज्ञान दिया और इस तरह का कामकाज कराने की कोशिश की, लेकिन फिर नहीं माने। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि इस तरह की चीज़ें ना हो, समन्वय बने, लेकिन अब क्या ही बताया जाए। जैसा कि संजय जी आपने कहा कि जयराम महतो अपनी पार्टी में अपने अलावा किसी को जो है पैरेलल खड़ा नहीं होने देना चाहते थे, नहीं, अभी भी आपका कहना है कि नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, आजसू पार्टी में आप शामिल हो चुके हैं, और सुदेश महतो की बात करें, क्योंकि सुदेश महतो आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो है, इन्होंने भी तो जो है 20-22 साल के करियर में किसी को भी अपने पैरेलल में किसी नेता को खड़ा नहीं किया। आप बता दीजिए सुदेश महतो के अलावा कौन है आजसू पार्टी में? जी, रामचंद्र सहीस का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना, वो मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत साधारण घर से थे वो जब आजसू को ज्वाइन करने आए थे तो बहुत साधारण घर से निकले, और उनका सफ़र एक विधायक से मंत्री तक का यहीं पर पूरा हुआ।
और उतना छोड़िए, आज की तारीख में झारखंड विधानसभा के अंदर जो विधायक हैं उसमें 20 से 25 विधायक आपको ऐसे मिलेंगे जिनका नाता कभी ना कभी आजसू पार्टी से रहा है। दूसरा, आजसू ने लीडरशिप को कैसे जन्म दिया मैं ये बताता हूँ। एक बड़ा चेंज लाया, महिलाओं को 50% का जो आरक्षण मिला पंचायती राज की व्यवस्था में, ये सुदेश जी का एक बड़ा निर्णय था जिससे एक बड़ा इम्पैक्ट, जब मंत्री थे। हाँ, आज अगर रामगढ़ में ममता देवी जी एमएलए बन गई, लेकिन इससे पहले वो जिला परिषद की सदस्य थी, तो जिला परिषद की सदस्य महिलाएं बनेंगी, उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। ये व्यवस्था जब एक निर्णय से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तो लीडरशिप क्रिएट होता है। आपने संगठन के संदर्भ में कहा, मेरा कहना यह है कि एक लीडरशिप की, नेतृत्व की स्वीकार्यता होती है और दूसरे पंक्ति के लीडरशिप होते हैं। अभी सुदेश जी में बहुत ऊर्जा बाकी है, वो बहुत कुछ झारखंड को डिलीवर कर सकते हैं। बहुत कम समय में उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आजसू में इस बात की कम से कम बहुत अधिक व्यापकता है कि वहाँ पर लीडरशिप को उभरने का, क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरी धारणा सुदेश सर के संदर्भ में, चूँकि मैं उनसे बहुत लंबे समय से उनसे मेरा संपर्क रहा है राजनीति में। मैं जब 2015 में था तो उनसे मुलाकात वगैरह होती रहती थी, जब मैं मास कॉम की पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त भी मेरी बातचीत होती थी। तो मुझे लगता था कि ये ज़रूर कुछ करेंगे। तो अंततः मुझे 1 मिनट रुकना चाहेंगे संजय जी, क्योंकि तो मेरा स्टाइल ही यही है, माफ़ी चाहेंगे हम। आप कह रहे हैं कि 2015 में जब मास कम्युनिकेशन कर रहे थे तो आपको लगा, मुलाकात हुई कि ये कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन जब आप जेबी के ऐसे संगठन में थे, हम पार्टी नहीं कहेंगे, जयराम जी के साथ में थे, तो इनको कोसते थे अलग अलग मंचों से इनडायरेक्टली। आजसू पर हमलावर थे आप, जेएमएम पर हमलावर थे, बीजेपी पर हमलावर थे। अब जो है कह रहे हैं कि ये बहुत, इनका विज़न अच्छा है, ये झारखंड के लिए कुछ करेंगे, ये पार्टी अच्छी है। नहीं, मैं आपके सवाल को जवाब देता हूँ। मैंने हमेशा से ये कहा कि झारखंड की राजनीति में नए नेतृत्व कौशल को उभरने के लिए अवसर देना चाहिए। और मेरी आपत्ति इन बातों पर होती थी कि झारखंड की राजनीति कुछ दलों तक, कुछ व्यक्तियों तक केंद्रित है, इसको साधारण लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। तो उसका हम लोगों ने प्रयास किया। तो वो जब हम लोगों ने प्रयास किया झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से, तो फिर से वो एक व्यक्ति पर जाके केंद्रित हो गया। तो फिर तो मैं गुनाहगार हो जाता कि मैं स्टेट को देना कुछ और चाह रहा था और दे दिया कुछ और। दूसरी बात कि जब आप डेमोक्रेसी में आते हैं, लोकतंत्र में आते हैं, तो आप अनार्किस्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं, आप अराजकतावादी नहीं बन सकते हैं। अब आप हमेशा हिंसक गतिविधियों की बात करेंगे, मार देंगे, काट देंगे, खून खराबा कर देंगे। इससे क्या हो रहा है कि पूरे आंदोलन के दौरान कई साथियों पर केस मुकदमे दर्ज हो गए। अब आप पर कुछ हुआ केस मुकदमा, तो आप तो अपना एडवोकेट का टीम बना लिए भैया, आपके पास तो अपना आ जा रहा है वकील को पैसा देने का। दूसरे जिन साथियों पर केस मुकदमा दर्ज हुआ, जो गरीब घर का लड़का आंदोलन में निकला था, क्या उसके लिए उस संगठन में कोई व्यवस्था है कि उनको फ्री लीगल ऐड देंगे आप? जो चंदे आए, उन चंदों से संगठन के जिन साथियों पर केस हुआ है वकीलों पर खर्च किया जाए? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात कि जो आप कहते हैं कि पार्टी पार्टी पार्टी, JLKM पार्टी में सिर्फ अभी तक 3 पद हैं, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष। इसके अलावा उस संगठन का कोई विस्तार हुआ ही नहीं है, अभी भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। मेरी बात अगर कोई गलत साबित कर देता, हो सकता है आज के बाद अब ये हो जाएगा, ये पहला खुलासा। लगातार सोशल मीडिया पे लेटर निकलता है, उसमें जो आपके बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, केंद्रीय अध्यक्ष और जो वर्तमान समय के विधायक जयराम महतो का नाम लिखा रहता है कि फलाना जिला के ये जिला अध्यक्ष हैं, ये जो है पंचायत अध्यक्ष हैं, ये तो निकालते रहते हैं लिस्ट। जी, मैं बता देता हूं अपने लेटर हेड के माध्यम से। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS, उसके संगठन विस्तार का पूरा प्रारूप संजय मेहता ने तैयार किया कि एक अध्यक्ष होगा, इतने उपाध्यक्ष होंगे, इतने महासचिव होंगे। और वो जो पूरा प्रारूप तैयार हुआ और उसके जो पद थे, वो सारे पदधारी JLKM का अपना पद लिखते हैं, ठीक है। लेकिन खुद संगठन के लोग ये क्लेम करते हैं कि JLKM अलग संगठन है, JBKSS अलग संगठन है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर वो JLKM एक अलग पार्टी है तो आप उसका नोटिफिकेशन करिए, लेकिन जो भी व्यक्ति मुझे ये दिखा देगा कि इन 3 पदों के अलावा और भी कोई पदों का नोटिफिकेशन किया गया है, तो संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा। आप देखिएगा मेरे इस बात के बाद जब आप भौकाल पे चलाएंगे
तो हो सकता है लेटर निकलना शुरू हो जाए। एक सवाल ये है कि जेबी केसेस में काफ़ी समय तक आप रहे हैं, क्योंकि जिस समय बलियापुर में अधिवेशन हुआ था उस समय मैंने आपका भाषण सुना था और बड़ी ही दमदार आपने भाषण दिया था वहाँ पे। उसके बाद आप लोकसभा चुनाव लड़े, भले निर्दलीय लड़े, लेकिन सब कह लीजिए कि वो एक संगठन से ही आपने चुनाव लड़ा और काफ़ी आपको वोट भी मिला, 1,60,000 वोट लेकर आए। लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि जयराम महतो की वजह से ही संजय मेहता थे, संजय मेहता को अपनी औकात, अपनी पहचान की पता चल गई है विधानसभा चुनाव में, जब आपको 800 के करीब वोट मिला। इसका जवाब जब हमको पूरी जनता ने लिखा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो हमने पूरा इसका, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि जनता को ये पता चलना चाहिए कि असल में सच्चाई क्या है। देखिए, हमने जनता को ये बात बताया। लोग कहते हैं कि संजय मेहता को लोकसभा में जैसा समर्थन मिला वैसा विधानसभा में नहीं मिला। इसका पीछे क्या कारण है? अब इसका जवाब ये है, हमने एकदम स्पष्ट लिखा कि संजय मेहता ने अपने साथियों के संग, यानी जो हमारा पुराना संगठन है, उसकी विचारधारा को लेकर के 2 साल 2.5 साल तक लगातार क्षेत्र में मेहनत किया। पूरा जब हम लोगों ने मेहनत किया तो उस वक्त पूरे फिर लोकसभा के दौरान हमारे साथ ये साजिश हुई। इसका भी खुलासा कर दें क्या? हाँ, एकदम कीजिए ना, अरे खुलासा करिए। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो नॉमिनेशन में हमारे भाई आए। आपके भाई मतलब जयराम जी? हाँ, अभी भी आपके भाई हैं? अरे भाई हैं, क्या है, देखिए वैचारिक तौर पर दूरियां हो सकती है, हमेशा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं रखना चाहिए। मैंने तो फॉलोअप के मन से कहा था, कभी मुलाकात होगी तो गले भी लगा लिया जाएगा, इसमें क्या है, अरे हम लोग झारखंडी लोग हैं, है ना। तो हुआ क्या कि जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो नॉमिनेशन में मेरे भाई आए और उसके बाद पूरे चुनाव प्रचार में वो नहीं आए। तो हमने इसका कारण पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि वो एक बड़े नेता के संपर्क में थे। कौन से नेता के संपर्क में थे? इसका नाम नहीं बताएंगे। ये किस पार्टी के थे? केंद्रीय पार्टी के, क्षेत्रीय? अभी केंद्र में सत्ता है। बीजेपी पार्टी के नेता के संपर्क में थे और उनके इशारे पर वो हजारीबाग प्रचार में नहीं आए। आपके प्रचार प्रसार में? हाँ, मेरे प्रचार में एक भी दिन नहीं है। नामांकन के समय आए थे सिर्फ? नामांकन के समय जरूर आए, उसके बाद पूरे प्रचार में नहीं आए। तो पता चला क्यों नहीं, तो अंदर से एक बात ये पता चली कि वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई 8 में दूसरा प्रत्याशी नहीं जीतना चाहिए। अच्छा। जीते तो सिर्फ हम। तो इसको लेकर के उन्होंने सबसे स्ट्रैटेजिकली क्या मेरे ऊपर मार किया कि जितने हमारे मुख्य कार्यकर्ता थे रामगढ़ और मांडू क्षेत्र के, उन सबको गिरिडीह बुला लिया और सभी लोकसभा में केंद्रीय पदाधिकारी और प्रचारक जो जाते थे कि भाई ये इलेक्शन कैंपेन में प्रचार करेंगे, सो कोई भी केंद्रीय पदाधिकारी और कोई भी प्रचार करने वाला नेता को मेरे क्षेत्र में नहीं भेजा गया। अब मैं अकेला आदमी, उन्होंने अपना टिकट 1-1.5 साल पहले अनाउंस कर लिया कि भैया हम यहाँ से लड़ेंगे, हम वहाँ से लड़ेंगे। हमको टिकट मिला 27 दिन पहले और जब नॉमिनेशन किए तो 12 दिन बचा हुआ था। अभी 12 दिन में 20 लाख जनता, पूरे ब्लॉक्स, 5 विधानसभा, इतने पंचायत, सब जगह घूमना है अकेले। अब सब जगह अकेले गांव-गांव में माइक से एकदम घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्राउंड के कार्यकर्ता थे, बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के, इन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं उनका कर्जदार हूँ और चूंकि वो एक जनता है, उन्होंने वोट भी किया है, तो मैं उनका ऋणी हूँ और चूंकि राजनीतिक जीवन में हूँ तो ये ऋण चुकाने का मौका मुझे मिलेगा ही, तो ये ऋण मैं चुकाऊंगा। संजय जी, रोकना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि वो प्रचार प्रसार में नहीं आए, जो रामगढ़ के और जो मांडू क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे, मुख्य कार्यकर्ता थे, उनको गिरिडीह विधान लोकसभा में बुला लिया। लेकिन फिर भी जयराम महतो का लोकसभा में इतना इम्पैक्ट था कि आपको 1,60,000 वोट मिला। मेरा कहना ये है कि जब उससे बेहतर परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं तो क्यों ना उसके लिए एफर्ट लगाया जाए। और क्यों किसी को सप्रेस किया जाए? सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह की परिस्थितियां हुई। अब दूसरा है कि भाई आपको वोट कम आया, इस बार पूरी भूमिका गढ़ी गई, संजय मेहता किसी तरीके से विधानसभा नहीं लड़ना चाहिए। लोकसभा तो लड़ गया है। कौन ऐसा भूमिका गढ़ रहा था? संगठन के अंदर। संगठन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। लोकसभा की भी कहानी बता रहा हूँ। जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था उस वक्त भी पूरा भूमिका बनाया गया कि किसी तरीके से संजय मेहता को नहीं लड़ाया जाए। बहुत तरह की साजिशें हुई, बहुत तरह की चीज़ें हुई। तो आप एक अंतर को समझिए, आप अपने लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं, अनाउंस करते हैं 1-1.5 साल पहले कि हम यहाँ से लड़ेंगे,
और दूसरे को 25 दिन 27 दिन पहले 28 दिन पहले अनाउंस करते हैं कि फलाना फलाना जगह से लड़ेगा। किसी को 1-1.5 साल का वक्त मिल रहा है चुनावी रूप में तैयारी करने का, किसी को 27 दिन का। इस बात को समझिए। अब इस परिदृश्य को समझिए। विधानसभा चुनाव के दौरान पूरा ऐसा माहौल बनाया गया, तो कहा गया कि जो 8 लोकसभा लड़े वो विधानसभा नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं खुद 2 जगह से लड़ूंगा। तो हम बोले कि बहुत अच्छा, चलिए अगर नियम है तो ठीक है, मान लिया जाएगा। तो पूरी भूमिका बनाई गई कि कैसे भी देवेंद्र भाई ना लड़े। तो लगातार वो किसी और नेता से संपर्क में थे, वो नेता कहीं और चले गए, तो चूंकि कैंडिडेट नहीं था तो अंततः वहाँ देवेंद्र भाई को देना पड़ा। विधानसभा में अभी लास्ट मोमेंट पर सिल्ली से टिकट दिया गया था देवेंद्र महतो। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। और उसके बाद एक और प्रत्याशी बचे मनोज बाबू, तो वो कोडरमा से लड़ने गए तो उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। लेकिन वो तो लड़ना चाह रहे थे राजधनवार से। जहाँ से भी लड़े, मतलब मेरा कहना है कि वो रूल जो ब्रेक हुआ कि जो लोकसभा लड़े थे वो विधानसभा लड़े। हाँ, तो वो लड़े। तो उससे पहले जब पूरा भूमिका बन गया तो हमने कहा कि क्या करना है, चूँकि अनाउंस किया जाए, सब लोग तैयारी करेंगे, समय नहीं है। तो आपको लड़ना है दादा तो हुसैनाबाद चले जाइए। हुसैनाबाद? हाँ पहली बार आपको बता रहे हैं। हाँ, आज तक किसी को नहीं बताया। कौन? जयराम जी बोले थे। हाँ, क्या आप हुसैनाबाद पलामू चले जाइए। हाँ। बोले कि मैं हजारीबाग का रहने वाला आदमी हुसैनाबाद क्यों लड़ने जाऊं, कि नहीं तो इधर तो कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा कि अब चुनाव जब ऐसे बात है तो कोई बात नहीं। तो पूरी भूमिका बना दी गई कि संजय मेहता की संगठन में अब कोई हमको ज़रूरत नहीं है, उनको जो करना है सो किया जाए। जलील भी किया गया था क्या कहीं पे? बहुत जगहों पर, मंचों पर, बहुत जगहों पर। ये तो एक व्यक्तिगत एक तरीके से हो गया, लेकिन संगठन भी पूरी तरीके से डिरेल हो गया। जैसे कोई आप निर्णय ले रहे हैं तो बैठ के लेंगे ना, संगठन है तो अपना लेटर पैड निकाले और कलम और लिख दिए कि फलाना फलाना कमेटी होगा और फेसबुक पर डाल दिए। कोई किसी से बैठकर कुछ नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो मैंने सोचा कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार करके इतना नहीं रहना चाहिए, झारखंड के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने रिजाइन दे दिया। रिजाइन दिया तो लोग आए कि दादा ऐसे कैसे होगा, आप लोग सब मिलके आगे बढ़ा रहे हैं तो वापस आइए। कौन लोग आए थे? साथी लोग आए थे, पुराने साथी लोग। हम बोले ठीक है, बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग ऐसे चाहते हैं तो हम संवाद के लिए तैयार हैं। तो संवाद के लिए जगह तय हुआ, फलाने को फलाना इतना बजे आना है। हम तो पहुंच गए। हाँ। तो नहीं आए बाबू साहब। बाबू साहब नहीं आए? नहीं आए, विधायक जी हो गए आप। हाँ, तो नहीं आए तो हम बोले ठीक, कोई बात नहीं। तो इस तरह से और भी कई लोगों ने प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया लोगों ने। तो हमने कहा कि देखिए, अगर समन्वय बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं हो पा रहा है तो छोड़ देना चाहिए। तो फिर उन तमाम साथियों ने भी छोड़ दिया। बहुत प्रयास किया उन लोगों ने, कई लोगों ने प्रयास किया कि एक बार बैठे और बात करें। तो शायद लोगों को लगता होगा कि संजय मेहता घमंडी इंसान है, संजय मेहता बहुत आपको तो उनके समर्थक पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बातें भी लिख रहे हैं, अनेकों प्रकार की चीज़ें लिख रहे हैं। संजय मेहता को लोग घमंडी बोलते होंगे। उनके जन्मदिन पर मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, ये टेलीग्राम है, जयराम भाई सेव है मेरा जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर हर बुरी ताकतों से आपकी रक्षा करे। हम सब साथ हैं, जनसेवा में आप समर्पित रहिए, लड़ते रहिए, जीतते रहिए। जन्मदिन की असीम शुभकामनाएं। देखिए, हमने उनको भेजा है मैसेज। आपको कोई रिप्लाई नहीं किया उन्होंने? नहीं किया उन्होंने। तो लोग कहते हैं कि संजय मेहता घमंडी आदमी है। संजय मेहता बातचीत नहीं करना चाहता है। संजय मेहता तो बहुत लिबरल आदमी है। संजय मेहता के बाद इतने सियासत हैं, बैठना मतलब बैठ जाऊंगा बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। मैंने इतना प्रयास इसलिए किया था कि झारखंड के लोगों को हमने एक उम्मीद जगाया था। लेकिन फिर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने झारखंड के लिए उत्तरदायी हूँ, झारखंड के लिए जिम्मेवार हूँ, झारखंडी माटी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं 3.25 करोड़ झारखंडियों के लिए जिम्मेवार हूँ, उनके लिए उत्तरदायी हूँ। मैं उनके लिए काम करूँगा जो उनके लिए बेहतर होगा। अगर मुझे ये काम सौंप दिया जाएगा कि सिर्फ एक आदमी को आगे बढ़ाओ, ऐसे करो, ये नहीं हो पाएगा। तो अंततः जो है फिर हमने फैसला किया कि अब क्या किया जाए। झारखंड आंदोलन का इतिहास तो पढ़ा ही था। तो हमने देखा भाई कि 1986 से 2000 का जो पूरा कालखंड रहा है, तो आजसू के भी योद्धा ऐसे ही लड़ते थे जैसे हम लोग लड़ रहे हैं। तो आजसू आज अपने एक मुश्किल दौर में है, थोड़ा सा मतलब राजनीतिक दौर इसलिए है क्योंकि जयराम जी आ गए हैं। और देखिए, मेरा सवाल, राजनीतिक तौर पर सफलताएं नहीं मिली। अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आजसू ने 10 सीटों पर लड़ाई लड़ी। इन 10 सीटों पर आजसू को 6,32,000 वोट मिले। उन्हीं 10 सीटों पर
हमारे भाई का जो वोट है उनको 4,23,000 वोट मिला है। तो चूंकि आजसू 71 सीटों पर नहीं लड़ा है। लेकिन वो 4,23,000 वोट किसका था? वो तो आजसू पार्टी का ही था, अगर देखिएगा तो इनडायरेक्टली। नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर जब इस आंकड़े पर आप आते हैं तो इसका भी आंकड़ा बेहतर है। अगर आजसू जिस दिन 81 सीटों पर कैंडिडेट दे देगा उसके पास भी इतने वोट आ जाएंगे, आजसू के भी एमएलए बन जाएंगे। लेकिन 2024 का जो विधानसभा जो चुनाव हुआ, जिसमें जेल केम का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, उन्होंने एक सीट भी निकाली, केंद्रीय अध्यक्ष चुनाव जीते भी। उसके बाद आजसू पार्टी को ले डूबे वो लोग, उसके बाद बीजेपी की लुटिया डुबो दी। तो आप समझ सकते हैं कि अब फिर आजसू पार्टी में आप शामिल हुए हैं और आजसू पार्टी का भविष्य लोग खतरे में बता रहे हैं कि अभी 2024 में ये हश्र हुआ तो 2029 में क्या हश्र होने वाला है। नहीं, देखिए, इस बात को समझिए, राजनीति में परिस्थितियां और समीकरण बदलते रहते हैं। ये वक्त आजसू के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बिना आजसू के ना झारखंड की राजनीति संभव है। आजसू को माइनस करके झारखंड की राजनीति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आजसू ने ही झारखंड को अलग कराया है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी लड़ाई लड़ी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई ज़्यादा लड़ाई रही शोषण के विरुद्ध। दिसोम गुरुजी की लड़ाई जो रही महाजनी प्रथा के खिलाफ रही, शोषण के विरुद्ध रही। बट झारखंड अलग राज्य की जो लड़ाई हुई कि नहीं, एकदम अगर हमारा स्टेट नहीं अलग करेंगे तो हम लोग जो है सो पूरा झारखंड बंद कर देंगे, चक्का जाम हो जाएगा, रेल रुक जाएगा, ये तमाम जो चीज़ें किया वो नौजवानों ने किया और वो आजसू ने किया। तो इसलिए आजसू के आंदोलनकारी अब उम्र में बहुत बड़े हो चुके हैं, तो उनका मार्गदर्शन इस संगठन में मिलता है। हम जैसे नौजवानों की ज़रूरत इस संगठन को थी। बहुत सोचने विचारने के बाद हमने ये फैसला लिया। तो हम पे एक आरोप लगता है, नहीं, एक सुन लीजिए, कह दीजिए। संजय मेहता बहुत लोभी आदमी है, बहुत लालची आदमी है, पैसा में बिक जाता है। तो संजय मेहता लोभी और लालची रहता तो संजय मेहता तो सत्ता के गोद में जाकर के खेलने लगता। सत्ता के गोद में तो नहीं गया और वैसा दल में आया जहाँ के अभी सुप्रीमो एमएलए भी नहीं हैं, जहाँ पर सिर्फ एक एमएलए है। आप ही लोग कह रहे हैं कि पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं की है, आप ही लोग कहते हैं पटिया विलुप्त हो जीतो, आप ही लोग कहते हैं ओकर में दम न हो, आप ही लोग कहते हैं कि तू जहाँ गली वो बुझता हुआ चिराग हो। तो भैया फिर कैसे हम हो गए लोभी आदमी? लोभी तब ना होते कि जब सत्ता के गोद में जा कर के ठेकेदारी करने लगते, कुछ टेंडर ले लेते, कुछ कर लेते। जब संघर्ष करने आए हैं, एक डूबती हुई नैया आप ही लोग कह रहे हैं, तो फिर जब संघर्ष करने आए तो संजय मेहता कैसे हो गया लोभी और लालची आदमी? तो इस बात को लोगों को समझने की ज़रूरत है। एक सवाल रहेगा संजय जी, मेरा कहना ये है, जैसे लोग कह रहे हैं कि जेबी केसेस या जो अभी जेल कैंप पार्टी है और आजसू पार्टी दोनों कुर्मी समुदाय की पार्टी है, दोनों का जो वोट बैंक है कुर्मी समुदाय ही है। तो जयराम महतो के आने से, क्योंकि अब वो विधायक भी बन चुके हैं, अग्रेसन मूड में भी दिखते हैं, लगातार आप देख रहे होंगे विधानसभा में भी, और लगातार जो है लोगों से मिल भी रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो वो जो वोट बैंक है कुर्मी समुदाय का, वो आजसू का वोट बैंक शिफ्ट हो गया है कहाँ? आप समझ लीजिए कि जेल कैम्प में। तभी तो जो है रामगढ़ से जो चुनाव लड़े, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, पनेश्वर महतो को मिलता है 70,000 वोट, उसके बाद पूजा महतो को मिलता है लगभग 60,000 वोट। तो ऐसे लोगों को जो इतना वोट मिला, कहाँ से वोट मिला? वो कुर्मी बहुल इलाका में ही वोट मिला। देखिए, एक बात समझिए, दूसरे दलों की स्वीकार्यता किन समुदाय में है इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आजसू पार्टी की स्वीकार्यता समाज के सभी वर्गों में है। जब आप देखेंगे संगठन के अंदर, मैंने देखा, मैं इसी बात को तो जज कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि संगठन के अंदर बहुत डाइवर्सिटी, बहुत विविधता है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर। उसमें भी है केंद्रीय महासचिव फरजान खान है, विवाद में फंस गया लगता है आजकल। आजसू के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको डाइवर्सिटी दिखेगी, सोशल डाइवर्सिटी दिखेगी। आपको कास्ट पे, रिलीजन पे, तमाम तबकों पर आप गौर करेंगे तो आपको विविधता दिखेगी। सबकी स्वीकार्यता है, सबको स्थान मिलता है, जगह मिलता है। और इस पार्टी का पूरा आप चैप्टर भी पीछे जब आप जाएंगे पिछले पन्नों में तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ सबके लिए समान अवसर है। तो आजसू पार्टी में किस पद पे हैं आप? फिलहाल हम आजसू पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हैं और हमको आजसू पार्टी का कोई पद नहीं चाहिए। हमको आजसू पार्टी का कोई पद नहीं चाहिए। हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं और एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते हुए ये साबित करके दिखाएंगे कि कैसे जो नेतृत्व है विपरीत परिस्थितियों में सामने आता है।
क्योंकि इस वक्त हम लोगों की परिस्थितियां विपरीत हैं और जो सत्ता में है उसके साथ चल जाएंगे तो क्या आपकी क्षमता का आकलन होगा। जो हाशिए पर है उसको अगर शिखर पर ले गए तभी तो क्षमता का आकलन है, तभी तो नेतृत्व की प्रतिभा का एक तरीके से बखान होगा। तो हम लोग एक चैलेंज को एक्सेप्ट किए हैं और इस चैलेंज को हम लोग पूरा करेंगे। और लोग कहते हैं सुदेश जी के बारे में गलत धारणा फैलाएगी राज्य के अंदर, उनका बच्चा सिंगापुर में पढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। अरे भैया कभी आ करके देखिए, उनका बच्चा यहीं रांची में डीपीएस में पढ़ता है। दूसरा, उनके संदर्भ में ये बातें गढ़ दी गई कि वो जो है सो सिंगापुर में घर रखते हैं। आज सरकार उनका घर छीन रही है, उनके पास रांची में घर नहीं रहने के लिए। क्या आप लोग जानते हैं कि सुदेश महतो जी का रांची में अपना घर नहीं है? और जनता क्या कह रही है कि उनका पूरा रांची में मॉल है, तो ये है तो वो है, इसके बिजनेस पार्टनर है, उसके बिजनेस पार्टनर है। कोई फैक्ट और तथ्य नहीं किसी के पास। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो किसी के संदर्भ में जब आप कुछ कह रहे हैं तो फैक्ट और तथ्यता को जांचिए। आज की तारीख में जब लोग ये बात कहते हैं कि सुदेश महतो जी के पास इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, मतलब बहुत तरह की बातें हमको भी सुनने को मिलती हैं। तो अभी हम लोग सर से बात कर रहे थे, आप ही के मंच पे जयराम महतो कहते थे, आप ही वहाँ पे बैठे रहते थे साहब, कहाँ बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि अब ना मुझे सच्चाई पता चल रही है, मैं सर से बात किया कि सर इस आवाज़ को जब आप छोड़ेंगे, जब सरकार छीन लेगी तो आप रांची में कहाँ रहेंगे? तो कह रहे कि घर ढूंढ रहे हैं, रेंट पे कहीं लेना है। आप सोचिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के, उनको रांची में रेंट पे घर लेकर के रहना पड़ेगा। ये सच्चाई है। लेकिन झूठ क्या है कि उनका ये मॉल है, उनका वो मॉल है, उनका सिंगापुर में घर है। ये एक झूठ है। झूठ तो साहब आप ही लोगों ने अपने मंचों से फैलाया है, अगर देखा जाए तो भाषणों से। मेरे स्पीच को जब आप गौर करेंगे, मैंने किसी भी नेता पर अनर्गल कोई आरोप नहीं लगाया जब तक मेरे पास आंकड़े नहीं हो, फैक्ट नहीं हो। मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है। मेरे किसी भी स्पीच को जब आप खंगालेंगे तो ये बात आपको दिखाई पड़ेगा। स्पेशली आपको नहीं कह रहा हूं, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं। दूसरी बात, सुदेश जी की तारीफ इसलिए होनी चाहिए कि वो तो किसी सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा तो नहीं थे। उस सिल्ली के लगाम गांव से निकले, एकदम साधारण गांव से। झारखंड आंदोलन में आए, रांची हॉस्टल में रहते थे, जीप पर किसी तरीके से चढ़ के, टेकर पर चढ़ के आंदोलन करने जाते थे 2-5 रुपया लेकर के। इस बात को समझिए। और वो व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो ये तो गर्व की बात है ना कि एक झारखंडी नौजवान लड़ते लड़ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फासला तय करता है, सफ़र तय करता है। तो एक इतना बढ़िया नेतृत्व जब सिल्ली जैसे लगाम गांव से उभर कर सामने आया है, तो ये झारखंड के लोगों की जिम्मेवारी है कि इस नेतृत्व को सींचा जाए, उसको छांव दिया जाए, उसको शीतलता दी जाए, उसको सराहा जाए, उसको थपथपाया जाए, उसकी आलोचना ना की जाए। सुदेश महतो की जैसा विजन लाने में समय लगेगा। किस विधानसभा में स्टेडियम है, किस विधानसभा में तीरंदाजी एकेडमी है, किस विधानसभा में फ्री बसें चल रही है, किस विधानसभा में 4-4 एम्बुलेंस फ्री चल रहा है, किस विधानसभा के बच्चे जाकर के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के तीरंदाजी जाकर के कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, किस विधानसभा के बच्चे जाकर के प्रधानमंत्री से प्राइज ले रहे हैं। वहीं पर तीरंदाजी एकेडमी से निकली मधुमिता जीत कर आई तो प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया। किस विधानसभा के बच्ची ने ऐसा किया है? ये सुदेश जी का विजन है कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया है। आजसू में आने के बाद सुदेश महतो के तारीफों की पुल बांध रहे हैं संजय साहब। सच्चाई बता रहा, सुन लीजिए, सच्चाई है ना। सिल्ली में स्टेडियम है, सुन लीजिए, बिल्कुल है। मैं गया हूँ, सिल्ली में स्टेडियम है, स्टूडेंट एक्सप्रेस बस भी चलता है वहाँ पे, तमाम चीज़ें हैं। मैं वहाँ पे कवर किया, उसमें उसको मैं झुठला नहीं रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि ये जो आजसू में आने के बाद बोल रहे हैं, आप जब जिस पार्टी में थे या दूसरी पार्टी में थे या किसी पार्टी में नहीं थे, उस समय आप किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में आके इन बातों को बोलते, तब हम मानते हैं आपको कि नहीं, जेन्युइन आप तारीफ कर रहे हैं। ऐसा तो लगेगा लोगों को कि आप लोभ लालच की वजह से तारीफ कर रहे हैं सुदेश महतो की। तो मैं इसका एक आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। बलियापुर अधिवेशन के बाद हजारीबाग में एक सभा हमने की थी। पत्रकार हमसे, उन्होंने सवाल पूछा कि आज आप भी यहाँ सभा कर रहे हैं और सुदेश जी भी हजारीबाग, मैं भी वहाँ पे था, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हमने यही कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी एक गंभीर नेता हैं, वो भी झारखंड के लिए बेहतर कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी कोई गलत टिप्पणी नहीं की थी। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि एक डेमोक्रेटिक एटिकेट्स को, लोकतांत्रिक मर्यादा का हमेशा मैं पालन करूं। मैं कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करता, कोई भी फैक्ट से परे बात नहीं करता, तथ्यों पर बात करता हूं। और हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि अगर झारखंड के विकास के लिए एक समन्वय बनाने की भी ज़रूरत पड़े तो समन्वय बनाया जाना चाहिए। लोगों को मिलजुल करके झारखंड को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज झारखंड का वैसा राजनीतिक दल जिसने झारखंड को जन्म दिया, वो अगर मुश्किल दौर में है तो एक झारखंडी की जिम्मेवारी है
कि वो आजसू पार्टी को मजबूत करे, उसको ताकत दे। ये झारखंड ही नहीं बना रहता, हम लोग लिखते ही नहीं डोमिसाइल कि हम लोग झारखंडी हैं। तो अंतिम सवाल रहेगा संजय साहब कि आपके मित्र रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, अभी भी जयराम जी के साथ में हैं, उनकी पार्टी में हैं। मनोज यादव आपके मित्र रहे हैं, वो भी उनकी पार्टी में हैं। उनका भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि उस पार्टी को आप बहुत ही करीब से जानते हैं, जयराम महतो को करीब से जानते हैं। आपने इस वीडियो में खुलासा किया कि जयराम महतो के समर्थक जयराम महतो के सामने मोतीलाल महतो को थपड़िया भी दिए। उनको क्या कहना चाहिएगा? देखिए, देवेंद्र भाई संघर्षशील व्यक्ति हैं और मेरे साथी भी हैं, तो उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं उनको एक छोटा भाई होने के नाते एक सजेशन देना चाहूँगा। राजनीति में बहुत ज़्यादा अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि उनको कई बार लगातार अपमानित किया जाता है। आपके सामने भी अपमानित किया गया है? मैंने देखा है कई बार। बताइए ना, कोई इंसिडेंस बताइए हमारे दर्शकों को। मंचों पर कई बार हमने देखा। आपको एक छोटा सा वाकया बता। बिल्कुल बताइए सर। ऑक्सीजन पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो जयराम भाई इंटरव्यू दे रहे थे। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि देवेंद्र भाई आ रहे हैं, तो जयराम भाई के बगल में एक दूसरी कुर्सी रखी हुई थी, उस कुर्सी को हटा दिया गया ताकि वहाँ पर देवेंद्र भाई आकर के ना बैठे। फिर बाद में देवेंद्र भाई को वहाँ बिठाया गया। ये एक फैक्ट है, कैमरे पे हो सकता है रिकॉर्ड होगा, आप लोग देखिएगा। तो इस तरह की घटनाओं के माध्यम से लीडरशिप को अपमानित किया जाता है। अगर मेरा ये बात झूठा साबित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैंने जो जो बातें कही हैं, एक भी बात को लोग झूठा नहीं साबित कर पाएंगे। लेकिन झारखंड की जनता ये बात नहीं जानती है, क्योंकि संजय मेहता चुप रहा है। और संजय मेहता जब सारे स्याह सच को रख देगा तो परत तर बरस सारी बातें खुल जाएंगी और लोगों को फिर चिड़चिड़ाहट हो जाती है, अरे संजय मेहता सच बोल दिया, इसको ट्रोल करो। और ट्रोल करेंगे तो संजय मेहता बिका हुआ है, संजय मेहता जमीर बेच दिया, संजय मेहता बिक गया, संजय मेहता झारखंड को बेच देगा, संजय मेहता दलबदलू है। पूरे तरीके से ट्रोल आर्मी एकदम एक सप्ताह से संजय मेहता पर पड़ी हुई रहती है। मनोज यादव के बारे में क्या कहिएगा? वो तो आपके खिलाफ बड़ी बोले भी हैं मेरे चैनल। हाँ ना, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। उनको थोड़ा राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय रहते हैं, छात्र नेता। लेकिन मेरा उनसे एक अनुरोध है कि मनोज भैया की अब उम्र हो गई है और वो पिता भी हैं, तो जब अब चूंकि बाल बच्चेदार हो गए हैं तो अब वो छात्र नहीं रहे, तो अब वो खुद से क्लेम करे कि अब मैं छात्र नेता नहीं, अब मैं मुख्य धारा की राजनीति में आया हूँ। वो आजीवन अगर छात्र राजनीति में रहेंगे तो मुख्य धारा की राजनीति में कब आएंगे? तो वो खुद से कहें कि अब हम मुख्य धारा की राजनीति में आ रहे हैं, अब छात्र राजनीति आप करिए, विषय उठाइए, लेकिन खुद को वो ये क्लेम करें कि हम मुख्य धारा के पॉलिटिशियन हैं। वो आजीवन छात्र नेता, तो मेरा एक उनको छोटा सा सजेशन है बस। जेबी केसेस में काफ़ी लंबे समय तक रहे संगठन में, चंदा आता था। मैं बार बार इस पे जोर देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि चंदा आता था तो पैसा कहाँ जाता था। आपसे जब आप इस्तीफा दिए थे, आपके घर पे हम इंटरव्यू करने हैं, तो उस समय भी हम आपसे पूछे थे कि चंदा का क्या है लेखा जोखा, कहाँ आता है, कैसे जाता है, क्या हिसाब किताब है? अगर झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप। इस संदर्भ में जो संगठन को आए हैं वो सारी जानकारी माननीय विधायक महोदय के पास है, जो इस वक्त विधायक हैं डुमरी से, ये उनके पास है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को वो सेंट्रलाइज अपने पास रखा करते थे। हम लोगों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, संजय मेहता लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांव-गांव, घर-घर के लोगों ने वहाँ पर हमको मदद किया। इस बात की सच्चाई है, उन लोगों ने मदद किया हमको, उन लोगों ने हमारे लिए सभाएं की, उन लोगों ने हमको बुलाया और मैं उनका कर्जदार हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ और मैं राजनीतिक जीवन में हूँ और मैं राजनीतिक जीवन में अपने इस कर्ज को अदा करूँगा, इस ऋण को चुकाऊँगा। तो इस बात की मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ कि जो मैंने इलेक्शन लड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान, वो जनता ने मुझे लड़ाया, लेकिन मैं अलग इसलिए हुआ क्योंकि वो व्यक्ति केंद्रित हो गया, वो कंपनियों से सेटिंगबाजी करने लगे। अच्छा, कंपनी से सेटिंगबाजी भी होता है क्या उस पार्टी में? नहीं, इसका भी खुलासा कीजिए। आपको नहीं पता है? पता है, लेकिन आप उस पार्टी में रहे तो अगर बताइए दर्शकों को। लोग तो कहते हैं कि कंपनी से इंसाफ दिला। एक उदाहरण दे देता हूँ। एक महिला धरना पे बैठती है, उनको फोन आता है कि आप ये धरना हटा दीजिए। किनका फोन आता है? आपने देखा ना वो जो विवाद चल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, उसी संदर्भ में। हाँ, तो उन्हीं का, अध्यक्ष महोदय का, कि आप धरना से उठ जाइए, नहीं तो आपकी इस तरह की चीज़ें ये हो जाएंगी। तो जब आप कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि आप अन्याय के खिलाफ लड़िए,
आपके संगठन की एक महिला पदाधिकारी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए धरने पर बैठती है और वो डिमांड पूरा नहीं होता है। वो डिमांड पूरा होने से पहले आप कहते हैं कि धरना से उठ जाइए। तो आप डिमांड पूरा होने से पहले, जनता की डिमांड पूरा होने से पहले आप कहते हैं कि उठ जाइए, और आप ही का वर्जन है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब कंपनी का गेट तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं टेंट गाड़ के सो जाएंगे। तो इस मामले में ऐसा क्यों? इसका मतलब कहीं कोई बातचीत हुई, ये तो स्पष्ट करता है। तो ये बात सच है कि बहुत सारे कंपनियों से उनकी बातचीत होती है, कोई धरना देने जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी बातचीत हो गई है, तुम वहाँ से उठ जाओ, और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और अगर संजय मेहता झूठ बोल रहा है तो इस पर एक इंक्वायरी कर लिया जाए कि जो उनके आसपास के लोग हैं और जो खुद हैं, उनकी किनसे बातचीत हुई है, किनसे कब हुआ है, कब किस होटल में मीटिंग हुई है, किस बात को लेकर के मीटिंग हुई है, क्यों हुई है, कब स्कॉर्पियो वाइट वाला कहाँ घुसता था, किससे मीटिंग करते थे, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। संजय मेहता झूठा है, संजय मेहता बहुत फालतू बातें करता है, संजय मेहता सच नहीं बोलता है, संजय मेहता अनर्गल आरोप लगा देता है। तो संजय मेहता ने जो बातें कही उसकी एक बार इंक्वायरी कर ली जाए। तो संजय मेहता अगर झूठा हो जाएगा तो संजय मेहता को जो सज़ा देंगे, संजय मेहता वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ आजसू पार्टी में अभी शामिल हुए संजय मेहता जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। जैसा कि इन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी, ऐसा आरोप लगाया है, ये कह रहे हैं कि ये सच्चाई है। अब इस सच्चाई में कितनी सच्चाई है ये तो फिर जयराम महतो से बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन संजय मेहता ने कॉन्फिडेंटली ये कहा है कि इस पे इंक्वायरी बैठा ली जाए, उसके बाद जांच करवा लिया जाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो संजय मेहता काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, काफ़ी जो है एकदम फॉर्म में है। अब इस फॉर्म में लगातार ये छक्का चौका लगा रहे हैं। अब कब तक ये छक्का चौका लगाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी इस पूरे बातचीत पर आपका क्या है कहना, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। बाकी देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव को इन्होंने नसीहत भी दी, कैसे जयराम महतो के सामने मोतीलाल महतो को थप्पड़ से मारा गया उसका भी इन्होंने खुलासा किया। इस पर क्या है कहना, अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी तमाम झारखंड वासियों को जोहार रहेगा। जय हिंद, शुक्रिया सर।